Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine, hale, and hearty. At the same time, we pray to God to keep each one of you absolutely happy in fine spirits, and of course, we pray to God for your supreme, what we call success in the examination and extreme prosperity too. So, on such note, we start a very formidable chapter today, correct? And this is going to be a pretty long chapter, but as I just told you a moment ago, that it is going to be a pretty formidable one, very significant one. Of course, I'm talking about financial instruments. When I'm talking about financial instrument, one thing actually I just want to tell you in advance. Financial instrument, as you know, is covered by three Ind AS. In fact, Indian Accounting Standard, Ind AS 107, 109, and 32. In fact, when we are doing actually this particular chapter, accounting for financial instruments, in fact, it also means that simultaneously and concurrently we are doing these three Ind AS, which I just mentioned a few minutes ago. So, I told you that this is going to be a very formidable chapter, and at the same time, this particular chapter is not only important from the examination point of view, but later on, when you are going to enter into your practical arena, over there you will have to face so many times the concepts which you are going to confront here in this particular chapter. करेक्ट? तो बेटे स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि मैंने कहा, ये चैप्टर जो है इस पे तीन इंडेस जो है इस चैप्टर को प्रभावित करते हैं, या बल्कि यूं कहें कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं। इंडेस 109, 107 और 32। करेक्ट? इस चैप्टर को करने का मतलब है कि साथ साथ हम तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करेंगे एट द सेम टाइम। एक चीज और भी मुझे कहनी है, ये तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये इतने इंटरमिंगल्ड हैं कि अलग अलग इनको पढ़ा ही नहीं जा सकता। अगर हम अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब हम करेंगे तो कंकरेंटली साथ साथ जो है हम इन तीनों स्टैंडर्ड्स की चर्चा भी बरकरार अ, बदस्तूर जारी रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने आपसे कुछ लम्हा पहले कहा कि ये बड़ा फॉर्मिडेबल चैप्टर है, इस पे किसी तरीके का डाउट नहीं है। मैंने ये भी कहा कि जब बाद में आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो कई मर्तबा आपको कॉन्सेप्ट्स फेस करने पड़ेंगे, और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करा हुआ है तो आई एम वेरी श्योर दैट द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर गोइंग टू फेस लेटर ऑन विल नो मोर बी अ प्रॉब्लम। करेक्ट? तो अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, पहले मैंने टाइटल लिखा, आप भी लिखना शुरू कर दें। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्मिडेबल चैप्टर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये नया चैप्टर है, इसके बेसिक्स के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये भी देखा कि बहुत से स्टूडेंट को इस चैप्टर पे, बल्कि यूँ कहना चाहिए, इस चैप्टर से काफ़ी खौफ सा लगता है, डर सा लगता है। हालाँकि मैंने कई मर्तबा इस चीज़ को मेंटेन करता हूँ कि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब तक वो चीज़ हमेशा हमें टफ लगती है। एक बार अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राउंडिंग बहुत मुस्तकम, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो फिर आप खुद महसूस महसूस करेंगे कि ये चैप्टर उतना डरावना नहीं है, जितना कि इसके बारे में प्रचलित करा जाता है। करेक्ट? आइए जी, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने कहा, जहाँ तक इस चैप्टर का सवाल है, ये चैप्टर जो है governed by या covered under, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को गवर्न करते हैं तीन इंडेस। मैंने कहा, एक तो है इंड एस 109। इंड एस 109 इस चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इंड एस 9 का बेसिकली ताल्लुक है रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट से, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से रिकग्नाइज करना है, किस तरीके से उनकी मेजरमेंट होगी। तो आप यूं भी कह सकते हो कि ये जो चैप्टर है उसके एक बड़े भाग को ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ज्यादा कवर करता है। उसके बाद इंड एस 32 है। इंड एस 32 जो है
हम देखेंगे कि ये बेसिकली प्रेजेंटेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो प्रेजेंटेशन का पड़ला है उसको ये स्टैंडर्ड कवर करता है। उसके बाद इंड एएस 107 मैंने कहा, हालांकि इंड एएस 107 ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर चैप्टर के एक छोटे भाग को कवर करता है जिसका कि ताल्लुक डिस्क्लोजर से है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि दो मेन स्टैंडर्ड हैं 109 और 32 जो ज्यादा प्रभावित करते हैं अकाउंटिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि जो इंड एएस 107 है वो सिर्फ डिस्क्लोजर से, डिस्क्लोजर का जो एस्पेक्ट होता है उसको डील करता है। डिस्क्लोजर, मैंने ये भी कहा कि इन तीनों स्टैंडर्ड को अलग अलग पढ़ना बिल्कुल असंभव है। अलग अलग पढ़ने का मतलब है सिर्फ पढ़ना और कुछ समझना नहीं, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है और बहुत डीपली समझना है। अब बिकॉज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो लाजमी है हमारे लिए कि पहले हमें पता हो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो हमने अब इस चैप्टर की शुरुआत करी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग चैप्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी मैं आपसे पूछूंगा पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और एसएफएम में भी आप थोड़ा बहुत इस चैप्टर के अंदर हम बाद में देखेंगे, जो टर्म्स आएंगी वो आपने पढ़ी हुई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नाम से ही पता लग रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं पता मोस्टली हम लोगों पे है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कुछ एग्जांपल दे दो तो आप 1 मिनट में दे देंगे, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इंड एएस किस तरीके से डिफाइन करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली मतलब है कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके जरिए एक फाइनेंशियल एसेट का जन्म होता है किसी पार्टी के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए ना, आप में और मेरे में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपके लिए एक फाइनेंशियल एसेट का जन्म हो गया और मेरे लिए एक फाइनेंशियल लायबिलिटी का जन्म हो गया, तो उसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, करेक्ट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है ये मैंने लिखा, और ये बार बार टर्म आएगी इसलिए मैं एफ आई लिखूंगा, हालांकि एक बार मैंने पूरा लिख दिया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। मैं जरा चीजें चेक भी करनी पड़ती है क्योंकि मैंने आपको कहा है कि रिकॉर्डिंग आजकल घर से हो रही है और प्रोफेशनल स्टूडियो की जो सहूलियतें होती हैं तो अभी वो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कंटेंट में किसी तरीके की कमी नहीं रखेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने जैसा कि कहा इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट जिसके जरिए एक फाइनेंशियल एसेट और एक फाइनेंशियल लायबिलिटी का जन्म होता है, इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू, दैट गिव्स, और सारे लोग लिखें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो डिमांड करते हैं कि सर अपने हैंड रिटन नोट्स ही आप सप्लाई कर दो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, कोई इस तरीके की डिमांड ना करे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट। एक बार मैंने इसको भी पूरा लिख दिया, हालांकि इसमें हम शॉर्ट फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसलिए आपको थोड़ा यहाँ भी अलर्ट रहना है। फाइनेंशियल एसेट, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों की आदत बन गई है जब भी हम लोग एफ ए पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के दिमाग में फिक्स्ड एसेट आ जाता है। तो ध्यान रखें कि इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में जब भी हम एफ ए लिखेंगे उसका मतलब फाइनेंशियल एसेट से होगा, और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि गलती से अगर मेरे मुंह से एफ ए के लिए फिक्स्ड एसेट निकल जाए तो आप उसको फाइनेंशियल एसेट ही मान के चलेंगे, करेक्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट, करेक्ट, ऑफ वन पार्टी, ऑफ वन एंटिटी लिखो, ऑफ वन एंटिटी, तो किसी एक एंटिटी के लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा, एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, एंड ए फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, वैसे मैंने ऑब्लिक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी लिख दिया। तो किसी एक पार्टी के लिए तो फाइनेंशियल एसेट का जन्म होगा,
और दूसरी पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जन्म होगा। करेक्ट? फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जन्म होगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, ऑफ अनदर एंटिटी। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, जिसके जरिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल एसेट का जन्म होगा किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, और फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जन्म होगा दूसरी लायबिलिटी के लिए। करेक्ट? दूसरी एंटिटी के लिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। जाहिर है अब आप लोगों को आदत भी हो गई है कि कुछ सप्लीमेंट करा जाए कॉम्प्लेक्स केसेस को केस स्टडी से। अब लिख तो दिया मैंने केस स्टडी या केस, अब मेरी आदत से भी हो गई है केस स्टडी लिखने की, हालांकि ये एक तरीके से एग्जाम्पल ही है, लेकिन फिर भी केस स्टडी। अब इस केस स्टडी में मैंने क्या लिखा? इस केस स्टडी में मैंने लिखा, मान लेते हैं कि मिस्टर एफ ने कुछ डिवेंचर्स परचेज करे। मिस्टर एफ परचेज्ड मिस्टर एफ परचेज्ड डिवेंचर्स ऑफ TQM लिमिटेड। इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि मिस्टर एफ ने इन्वेस्टमेंट करी इन डिवेंचर्स ऑफ TQM लिमिटेड। TQM लिमिटेड वो एंटिटी है जो डिवेंचर इश्यू कर रही है और मैं इन्वेस्टर हूं मिस्टर एफ। बताओ, अब जब मैंने डिवेंचर खरीदे इस एंटिटी के, तो क्या हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेखा जोखा है? बिल्कुल है, क्योंकि मेरे हाथ में डिवेंचर सर्टिफिकेट है। डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या बताता है कि इस कंपनी ने बकायदा लीगल रूप से ये एक्सेप्ट करा है कि इन्होंने हमसे पैसा लिया है और ये कंपनी हमारा पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पर वापस करेगी, और एट द सेम टाइम जब तक वो डिवेंचर का पैसा वापस नहीं होगा तब तक ये एंटिटी हमें इंटरेस्ट भी देगी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिवेंचर सर्टिफिकेट। आपको मालूम है ना डिवेंचर का एक्चुअली में मीनिंग क्या है? डिवेंचर क्या है? बेसिकली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, जो आप 11th से पढ़ते चले आए हैं। अब क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर एक। नंबर दो, इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एफ ने इन्वेस्टमेंट करी है तो इस पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट का जन्म हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इस पार्टी ने डिवेंचर इश्यू करे हैं, इन्होंने हमसे पैसा कलेक्ट करा है, तो इनके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी का जन्म हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस डेफिनेशन को और क्लियर रूप से समझने में तुम्हें इससे मदद मिलनी चाहिए। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कुछ और। केस स्टडी 2। मान लेते हैं कि मिस्टर जी नाम का कोई इन्वेस्टर है, यह व्यक्ति है जिसने इन्वेस्टमेंट करी किसी कंपनी के शेयर्स में। मिस्टर जी, लेट अस से, इन्वेस्टेड invested in 5,000 equity shares of FX Limited। जब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो वो कंपनी क्या करती है? मुझे क्या देती है? शेयर देती है। शेयर का क्या मतलब है? शेयर एक कागज का टुकड़ा है। ये कागज का टुकड़ा है, एक सर्टिफिकेट है, जिसमें कि उस कंपनी ने ये बकायदा लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए के शेयर हमारी कंपनी से खरीदे। इसका मतलब वो कागज का टुकड़ा इस बात को शो करता है कि मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया है। करेक्ट? नंबर वन। अब ध्यान क्या रखना है कि जब मैंने शेयर खरीदे तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फाइनेंशियल एसेट का बर्थ हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम अब की बार एफएक्स लिमिटेड के लिए लायबिलिटी का जन्म नहीं हुआ है।
लायबिलिटी क्यों नहीं है? हालांकि आपने पैसे अब की बार इनको दिए, जब आपने डिवेंचर खरीदे तब भी पैसे दिए, जब आपने इक्विटी शेयर खरीदे तब भी पैसे दिए, लेकिन फिर भी लायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि शेयर्स के केस में कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं होती कि वो आपका पैसा वापस करे। दिस पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हालांकि ऐसा होने से जब कंपनी ने ये शेयर तुमको दिए तो कंपनी की इक्विटी बढ़ गई, यानी कि कंपनी के लिए एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जन्म हो गया। ईआई में जहां भी लिखूं तो उसका मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होगा। एफए का मतलब फाइनेंशियल एसेट से है। बात समझ में आ गई? तो पहले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। एक बार जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से हम वाकिफ हो गए तो जाहिर है कि हमने ये समझ लिया कि इस चैप्टर के अंदर तीन चीजों पे हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तहत हमने देखा, एक तो है क्रक्स एफएक्स, एक तो है फाइनेंशियल एसेट, एक है फाइनेंशियल लायबिलिटी और एक है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कहानी को देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये चैप्टर तीन मेन चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो यही वजह है कि अब मैं नेक्स्ट परिभाषा को लूंगा, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्या है? अगर आपने फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन को कंट्रोल कर लिया तो आप मान के चलो कि इस चैप्टर पे ऑलमोस्ट आपका 50% क्या, 60% क्या, 90% कंट्रोल आ गया। करेक्ट? अब फाइनेंशियल एसेट क्या है? अब इंड एएस जो है ना, इंड एएस ने फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशंस को कुछ इस तरीके से दिया, आप यूं कह लें कि फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, लेकिन एट द सेम टाइम बुक्स में या जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है फाइनेंशियल एसेट्स का या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कह लो, उसमें अब प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा अब डेफिनेशंस वो लोग दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब उसके एलिब्रेटिव इलस्ट्रेशंस नहीं होती, तो इसलिए कुछ चीजें डार्क पे रह जाती हैं और इसी वजह से ये चैप्टर टफ सा लगने लगता है। लेट्स सी कि हम लोगों के पास फाइनेंशियल एसेट को समझने में क्या कोई परेशानियां आएंगी या नहीं आएंगी। फाइनेंशियल एसेट एज पर इंड एस, फाइनेंशियल एसेट shall include, वैसे डेफिनेशन कहती है कि एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए फाइनेंशियल एसेट इफ, मैंने उसी को इस तरीके से कहा कि एज पर इंड एस फाइनेंशियल एसेट शेल इंक्लूड। तो फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? पहले तो लिखो वन, कैश। कैश, अगर आपके पास कैश है या आपने बैंक में कैश रखा है तो ये फाइनेंशियल एसेट की श्रेणी में आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा उसमें, फाइनेंशियल एसेट की श्रेणी में? क्योंकि अगर मैंने बैंक में पैसा पैसा रखा हुआ है तो मेरे पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि मैं अपने पैसे को कभी भी वापस ले सकता हूं। और डिपॉजिट ऑफ कैश विद अ बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ फाइनेंशियल एसेट। क्यों है फाइनेंशियल एसेट? एस, अब मेरी ये शीट खत्म हो गई है तो इसलिए मैं दूसरी शीट ले लूं, शीट नंबर 2। as it represents as it represents जैसा कि मैंने कहा क्या रिप्रेजेंट करता है,
एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, क्योंकि जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपके दरमियान और बैंक के दरमियान या आपके दरमियान और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दरमियान जिसमें आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। करेक्ट? ये आपका पैसा है, जब भी आप वापस मांगोगे हम देंगे, तो इट रिप्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपका राइट है। इट रिप्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू ऑब्टेन कैश, करेक्ट? आपके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है अपना कैश वापस लेने का, टू ऑब्टेन कैश फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां भी आपने पैसा डिपॉजिट करा है। बात समझ में आई? इसलिए इसको हम फाइनेंशियल एसेट की श्रेणी में रखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कैश को हम फाइनेंशियल एसेट मान करके चलेंगे। बी, डेफिनेशन के मुताबिक एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड्स एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। और क्यों, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुका हूं। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का भी मीनिंग हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे बाद में। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब बहुत से बच्चे सोचते हैं सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा नहीं है। आपको हैरत होगी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में आ सकती है। कब आ सकती है, मैंने कहा इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेफरेंस शेयर्स भी शामिल हो सकते हैं। करेक्ट? एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो भी फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा डेफिनेशन के मुताबिक। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ another entity, मैंने कहीं इन्वेस्ट करा है, मैंने कहीं इन्वेस्ट करा है। इज इट क्लियर टू यू? मैंने अगर कहीं इन्वेस्ट करा है तो मेरे पास दूसरी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब हम किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक फाइनेंशियल एसेट का जन्म होता है एक पार्टी के लिए जिसने कि इन्वेस्ट करा हुआ है। सी, फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, contractual right to receive cash or another financial asset from other entity. Contractual right to receive cash or another financial asset from other entity. अगर आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है किसी दूसरी एंटिटी से कैश को हासिल करने का या फाइनेंशियल एसेट को हासिल करने का, तो वो भी आपके यहाँ एक फाइनेंशियल एसेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, आपने किसी को उधार में गुड्स बेचे हैं, करेक्ट? तो ये आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल है। तो उस व्यक्ति से आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आप उससे कैश ले सकते हैं या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने लोन्स दिए हुए हैं या आपने एडवांसेस दिए हुए हैं, तो ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं जिसके थ्रू आप सामने वाली पार्टी से कैश ले सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट ले सकते हैं इनकी सेटलमेंट में। तो ये सब फाइनेंशियल एसेट की परिभाषा में शामिल होंगे, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। डी, a contractual right
A contractual right to exchange a contractual right to exchange financial asset or financial liability with another entity with another entity with another entity under conditions that are potentially favorable that are potentially favorable अब ये potentially favorable वर्ड भी कई बार आ सकता है तो मैं पीएफ भी उस वक्त लिख सकता हूं ध्यान रखना है टू एन एंटिटी अब ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत आती है कि नहीं ये वाला पॉइंट समझने में थोड़ी दिक्कत आती है या नहीं आती है तो जाहिर है कि मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपके लिए ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करूं तो इसके लिए मुझे केस स्टडी देखनी पड़ेगी केस स्टडी अब इस केस स्टडी में मैंने क्या लिखा अभी मैं मतलब बताता हूं उसका चिंता ना करें F4 लिमिटेड F4 Limited holds a call option to purchase holds a call option to purchase equity shares in a listed company that is G77 Limited for rupees 50 per share for rupees 50 per share correct at the end of at the end of 60 days period F4 लिमिटेड के पास एक ऑप्शन है इक्विटी शेयर को परचेज करने का किसी लिस्टेड कंपनी में यानी कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है मान लो करेक्ट F4 ने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि हम ये शेयर खरीदेंगे G77 के 50 रुपए में खरीदेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो आज हुआ है लेकिन हम 60 दिन के बाद इस शेयर को खरीदेंगे लेकिन 60 दिन के बाद चाहे शेयर का प्राइस मार्केट में कुछ भी हो हम 50 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे बिकॉज इनके पास कॉल ऑप्शन है आपने ये अल्फाज पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में या एसएफएम के पेपर में करेक्ट तो आपको मालूम है कि उन्होंने ये शेयर्स खरीदे उनके पास ये कॉल ऑप्शन है तो कॉल ऑप्शन है इसका मतलब है वो इनको खरीद भी सकते हैं नहीं भी खरीद सकते 60 दिन के बाद इसका मतलब है कि F4 लिमिटेड इन शेयर को 60 दिन के बाद तभी खरीदेगी जब मार्केट में इनका प्राइस 50 रुपए से ज्यादा होगा क्योंकि तब इनको फायदा है भाई अगर 50 रुपए से ज्यादा मार्केट में प्राइस होगा तभी तो 50 रुपए में खरीदने में इनको फायदा है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट तो वही चीज मैंने लिखी इफ इफ द वैल्यू if the value of share if the value of share on exercise
या सेटलमेंट डेट भी जिसको बोलते हैं, ऑन एक्सरसाइज और सेटलमेंट डेट is more than ₹50। अगर मार्केट में प्राइस सेटलमेंट के दिन 50 रुपए से ज्यादा है तो मुझे फायदा है, क्योंकि मैं 50 रुपए में उस शेयर को खरीदूंगा और ज्यादा प्राइस पे बेच सकता हूं। तो इफ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन एक्सरसाइज और सेटलमेंट डेट इज मोर देन 50, तो हम कहेंगे कि इट इज ए पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। बात समझ में आई? इट इज पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। इट इज पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। तो अगर मेरे पास एक राइट है, मेरे पास एक राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि मैं सामने वाली कंपनी का शेयर ले रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे कैश भी तो देना पड़ेगा ना, तो एक्सचेंज हो गया फाइनेंशियल एसेट अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। तो पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन में अगर मैं कोई एसेट ले सकता हूं, एक राइट है मेरे पास, मैं ले सकता हूं अपना एक एसेट दे करके, लेकिन पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन में, तो वो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी फाइनेंशियल एसेट की परिभाषा में आएंगे। कहने का मतलब ये है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो जी, बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एसेट के अंदर पांचवा पॉइंट जो बच्चों को बहुत ही, पर कई लोग तो पॉइंट नंबर डी और ई करते ही नहीं, तो आपको जरा ये समझना है इस केस में। इफ फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड्स a contract that will or may be settled, that will or may be settled in entities, थोड़ी टफ वर्डिंग है इसमें, entities, a contract that will or may be settled in entities own equity instruments, own equity instruments, own equity instruments, own equity instruments, and for which entity is, for which entity is, or may be, or may be obliged to receive, to receive a variable number of entities ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एकदम से पढ़ के तो बच्चे घबरा ही जाएंगे, क्या चीज आ गई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे वादा करा है कि विल मेक दिस चैप्टर एज इजी एज पॉसिबल। तो अब जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ इस शीट में आएगा नहीं, मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट को। तो वी पिक अप केस स्टडी 4। तो मैंने केस स्टडी 4 को पिकअप करा। केस स्टडी 4, केस स्टडी 4 में मैंने क्या लिखा, मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है E1, करेक्ट। इस एंटिटी ने क्या करा, एक प्लॉट बेचा, सेल्स अ प्लॉट ऑफ लैंड। E1 ने क्या करा, एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचा।
लेकिन ये प्लॉट ऑफ लैंड उन्होंने किसको बेचा? मान लेते हैं मिस्टर एस को बेचा। और हम ये भी मान लेते हैं कि मिस्टर एस जो है, मिस्टर एस is also shareholder of E1। यानी कि जो मिस्टर एस है उसने इस एंटिटी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, इज ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ E1। और हम मान लेते हैं ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर है, इसने काफी बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे हैं। तो हमने इसको एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचा। अब हमने जब इसको प्लॉट ऑफ लैंड बेचा, उससे पहले आप ये चीज समझ लें कि कंपनी ने इसको शेयर्स इश्यू करे हुए हैं, इस एंटिटी ने इसको शेयर इश्यू करे, तभी तो ये हमारा शेयर होल्डर है। अब एंटिटी ने इस आदमी को एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचा। अब जब ने प्लॉट ऑफ लैंड बेचा तो मिस्टर एस ने क्या कहा? मिस्टर एस ने कहा, एक सेकंड पहले मैं मार्क कर लूं, अब आपको समझाने के लिए मुझे अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं, क्या करें। मिस्टर एस ने कहा कि सेटल द कंसिडरेशन, कि मैं जो ये कंसिडरेशन है, जो भी प्लॉट ऑफ लैंड का प्राइस है, आई विल सेटल द कंसिडरेशन, settle the consideration through इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि ये शेयर होल्डर है और इस एंटिटी के इसके पास शेयर्स हैं, तो इसने कहा भाई ऐसा है कि ये प्लॉट ऑफ लैंड ठीक है, आप मेरे को दे दो, लेकिन इसका जो प्राइस है वो मैं आप ही के शेयर आपको दे दूंगा। भाई मैंने वो शेयर आपसे खरीदे हैं, अब वो शेयर मैं आपको दूंगा। सेटल द कंसिडरेशन थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ E1। अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करो। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ E1 का मतलब क्या है? ये एंटिटी के अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नंबर वन। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि हम आपको प्लॉट बेचेंगे, और इसने ऑलरेडी बता दिया है कि हम आपको पेमेंट जो करेंगे आप ही के शेयर्स में करेंगे। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब E1 के पास अब एक ऑब्लिगेशन है इनको एक्सेप्ट करना, इन शेयर्स को, अपने ही ओन इक्विटी शेयर्स को एक्सेप्ट करना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डेट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड एंटिटीज अंडर ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट दीज शेयर्स। करेक्ट? बात समझ में आई? तो इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी फाइनेंशियल एसेट्स की परिभाषा में शामिल होंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पॉइंट है, और मैंने कहा बहुत से लोगों को ये पॉइंट बड़ा टफ सा लगता है, तो इसलिए समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तक हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में देखा, जिसके अंदर 5 चीजों को हमने अवलोकन करा, और अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, करेक्ट। और ये मेरी शीट नंबर मैं भूल गया कौन सी है, शायद शीट नंबर 3 है, वो मैं लिख देता हूं। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, पहले तो याद करने की कोशिश करो कि फाइनेंशियल एसेट क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल एसेट को हम थोड़ा इजी अल्फाजों में कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कैश हासिल करने का, या उसके बदले में कुछ दूसरा फाइनेंशियल एसेट हासिल करने का। करेक्ट? फाइनेंशियल लायबिलिटी इसका उल्टा है। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट, जिसके तहत हमारे ऊपर एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि या तो हम कैश दें या फिर उसके बदले में कुछ फाइनेंशियल एसेट दें उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी इज a financial instrument is
a financial instrument that is a a contractual obligation, a contractual obligation, a contractual obligation to deliver, a contractual obligation to deliver cash or financial asset to another entity. तो हमारे पर यहाँ एक ऑब्लिगेशन है, एक लायबिलिटी है, करेक्ट, कि हमने सामने वाली पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत या तो कैश देना है या कोई फाइनेंशियल एसेट देना है, अनदर एंटिटी। जैसे कि मान लेते हैं मैंने उधार में कुछ सामान खरीदा है, ट्रेड पेएबल, तो जिससे मैंने सामान खरीदा है वो क्रेडिटर है, तो मुझे उसको या तो कैश देना पड़ेगा या कोई फाइनेंशियल एसेट देना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल हैं, लोन्स हैं, हमने कोई लोन रेज करे हुए हैं, लोन रेस्ड, तो ये सब फाइनेंशियल लायबिलिटी का पार्ट माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जिसके तहत हमें या तो कैश देना है या फिर कोई एसेट देने हैं। बी, financial liability is a financial instrument that is a contractual obligation, that is a contractual obligation, एक बार फिर से, contractual obligation to exchange financial asset or financial liability with another entity, with another entity under terms that are potentially unfavorable। याद है अभी आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट में पढ़ा था जिसमें कि आपके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था कोई फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल एसेट को एक्सचेंज करने का या फाइनेंशियल लायबिलिटी को एक्सचेंज करने का, लेकिन अंडर पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। अब यहां आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि आप मुकर नहीं सकते, कंडीशन भी अनफेवरेबल है लेकिन फिर भी आपको सेटल करना है, तो इस तरह का ऑब्लिगेशन भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। जाहिर है कि आप चाहेंगे इस पे मैं कोई केस स्टडी दूं, तो केस स्टडी चलो फिर आप कहते हो तो मैंने दे दी, केस स्टडी 5। मैंने इसमें लिखा, if the entity if the entity is a writer, ये राइटर आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, राइटर, होल्डर, ये सब आपने वर्ड पढ़े हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इफ द एंटिटी इज ए राइटर ऑफ ए कॉल ऑप्शन, अगर आप एक कॉल ऑप्शन के राइटर हैं तो उस केस में आप मुकर नहीं सकते। कॉल ऑप्शन एंड
प्राइसेस आर फेवरेबल टू द अदर पार्टी या होल्डर भी जिसको हम बोलते हैं, फेवरेबल टू होल्डर ऑफ द ऑप्शन, इसका मतलब है अदर पार्टी, होल्डर ऑफ द ऑप्शन। जो होल्डर ऑफ द ऑप्शन होता है ना, उसके पास ये राइट होता है कि वो एक्सरसाइज करे या ना करे, जबकि राइटर के पास ये राइट नहीं होता। तो इवन अगर कंडीशन अनफेवरेबल भी होंगी तो उसको अपने वादे को निभाना पड़ेगा। होल्डर ऑफ द ऑप्शन एज सच, एज सच होल्डर ऑफ द ऑप्शन, होल्डर ऑफ द ऑप्शन, एक तो राइटर है एक होल्डर है, होल्डर ऑफ द ऑप्शन विल, जैसे कि जो मैंने शुरू में फाइनेंशियल एसेट के केस में केस लिया था, तो उसमें उसके पास ये राइट था, वो होल्डर था, उसके पास ये राइट था। तो ऑप्शन, द होल्डर ऑफ द ऑप्शन विल एक्सरसाइज द ऑप्शंस ऑप्शंस अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है तय प्राइस से, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, लेकिन उस केस में राइटर मना नहीं कर सकता, कंडीशंस, बट राइटर हैज, लेकिन राइटर के पास क्या है, बट राइटर हैज एन ऑब्लिगेशन, और राइटर के पास ये ऑब्लिगेशन है, राइटर हैज एन ऑब्लिगेशन टू सेटल, टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट, टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट, वो मना नहीं कर सकता, even though conditions are unfavorable, even though conditions, even though conditions are unfavorable, भले ही कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था दूसरा पॉइंट फाइनेंशियल लायबिलिटी में। अब हम आते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी में आखिरी पॉइंट पर, सी, financial liability is a financial instrument that is a contract, that is a contract that will or may be settled in entities own equity instruments, own equity instrument, and entity is obliged to deliver equity instruments। जो हमने लास्ट पॉइंट फाइनेंशियल एसेट्स का करा था ये उसका ठीक उल्टा है। उसमें ये था लास्ट में एंटिटी, एंटिटी के अंदर उसमें था एंटिटी के लिए कि वो एक्सेप्ट करेगी। इसमें है कि हमें
हमारे पर ऑब्लिगेशन है कि हमने डिलीवर करने हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा, या मैं चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उसी एग्जाम्पल को करने से फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक दूसरी केस स्टडी सोचता हूँ। केस स्टडी 6 वैसे नंबर है। अब 1 मिनट मुझे दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, इसको कई बार सोचने के लिए हमें भी वक्त चाहिए होता है। मान लेते हैं E1 नाम की कोई एंटिटी है, और इस एंटिटी ने, हम मान लेते हैं, इशू करे हैं। चलो ये अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया। इशू, इन्होंने इश्यूड करे हैं कुछ कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। E1 लिमिटेड ने इश्यू करे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, और ये डिवेंचर्स जो कन्वर्ट होंगे, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। समझ में आ गया? ये कहानी है। अब क्या होगा, जरा सोचो। जब इन्वेस्टर अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके ये डिवेंचर क्या होंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि वो कहेंगे ठीक है, अब डिवेंचर की जगह, सपोज मैं एंटिटी हूं, मैंने आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू करे, और इस कंडीशन के साथ करे या ऑप्शन के साथ करे कि आप चाहो तो इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। अब अगर आप कहते हैं कि हमें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो मैं एंटिटी हूं, अब मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अपनी ही एंटिटी के इक्विटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपको दूं। आई एम ऑब्लाइज्ड टू गिव यू, ये इस लाइन का मतलब है कि एंटिटी ऑब्लाइज्ड है अपने ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को देने में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये है फाइनेंशियल लायबिलिटी। आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ व्हाटएवर वी हैव डन सो फार, इजंट इट और नॉट? तो ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे के सेशंस में ऑफ कोर्स जारी रखेंगे। तो अभी इस सेशन के लिए फिलहाल इतना है। नेक्स्ट में हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और कई नई चीजों के बारे में बातचीत करेंगे।